हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा फोर्थ डे का फोर्थ सेशन है जिसमें हम लोग फाइनेंस का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। हमारी सीरीज चल रही है डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए 1 क्वेश्चन अ डे, जिसमें हम लोग डेली एक एक सब्जेक्ट का एक एक सवाल करते हैं। डेली 4 वीडियोस आते हैं, 4 सब्जेक्ट 4 क्वेश्चंस। अब तक हम लोग पिछले 3 दिन में टोटल 12 क्वेश्चंस कर चुके हैं और आज के दिन के 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं ईएसआई इंग्लिश और मैनेजमेंट का। फोर्थ सेशन है, फाइनेंस का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे एंड दिस विल मेक द क्वेश्चन नंबर 16। Analyze RBI's monetary policy stance in the recent MPC meetings from October 25 to April 2026. In the context of global uncertainties, including West Asia tensions and supply shocks, discuss how RBI is balancing the objective of economic growth and inflation control. ये क्वेश्चन जब मैं आप लोगों को ऑलरेडी फाइनेंस और ये सब करा रहा था तब मैंने बोला था कि इस चीज़ पर हमें ऑलरेडी काम करना होगा। मैं आप लोगों को ग्रुप में भी पोस्ट करके बोलता था कि वेस्ट एशिया का जो इन्फ्लुएंस आ रहा है वेस्ट एशियन इशू का, उसे हमें देखना पड़ेगा। तो वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर मिल रहा है, क्योंकि जब इस तरह का इश्यू आ रहा है तो एक तो गवर्नमेंट का काम हो गया। बट गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट ने रोड टैप नाम की स्कीम को एक्सटेंड कर दिया। गवर्नमेंट ने रेमिशन ऑफ ड्यूटीज प्रमोट करा ताकि हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर बढ़े। बट इंटरनल हमारी इकोनॉमी इन्फ्लेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आरबीआई। तो आरबीआई कैसे करेगा? क्योंकि आरबीआई को इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखनी है, साथ साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी करना है। तो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी इंस्टेंस इसमें हम लोग बात कर रहे हैं अक्टूबर से अप्रैल 26 तक की। जब जून आ जाएगा, जून की पॉलिसी आ जाएगी, तो उसका भी हम लोग इसमें पार्ट घुसा सकते हैं। सबसे पहले हम एमपीसी फ्रेमवर्क के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमारी चल रही है 4 ± 2% का। ठीक है। और अक्टूबर से 26 तक आरबीआई ने रेपो रेट स्टेडी रखा है 5.25%। ये हम लोग बताएंगे। फिर हम लोग पॉलिसी डिसीजन और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बताएंगे। ये गवर्नर सर की स्पीच के अंदर हर बार आता है मॉनेटरी पॉलिसी के बाद में। It will cover a shift to a pause in the rate easing due to West Asia geopolitical tension, rising oil prices and global supply chain disruptions. Then we will talk about inflation dynamics, जिसमें हम लोग बताएंगे हेडलाइन और कोर सीपीआई, फूड प्राइस प्रेशर्स, इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल सप्लाई शॉक्स ऑन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। ये चीज भी जब आरबीआई में मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होती है उसके बाद प्रेस रिलीज आता है, उसमें गवर्नर सर का एमपीसी स्टेटमेंट आता है पूरा, जिसके अंदर ही सब कुछ आता है। फिर हम लोग ग्रोथ कंसिडरेशंस की बात करेंगे। हम लोग बताएंगे कि इंडिया का स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 2 में 8.2% रहा है। आरबीआई का सपोर्टिव मेजर रहा है थ्रू लिक्विडिटी मैनेजमेंट। अब इसके बाद जो बैलेंसिंग एक्ट रहा है कि फिस्कल और मॉनेटरी कोऑर्डिनेशन हमें मेंशन करना होगा यहाँ पे, अनसर्टेन ग्लोबल आउटलुक देखना होगा, रिस्क ऑफ प्री मैच्योर और डिलेड पॉलिसी एक्शन देखना होगा। ये चैलेंजेस हैं बैलेंसिंग एक्ट में, क्या क्या फिस्कल और मॉनेटरी कोऑर्डिनेशन में क्या क्या डिफिकल्टीज हैं, ग्लोबल आउटलुक कितना अनसर्टेन है, और प्री मैच्योर या डिलेड पॉलिसी एक्शन की वजह से रिस्क क्या क्या है। या तो बहुत ज्यादा जल्दी ना ले लो, बहुत ज्यादा डिले ना करो। फिर वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन हमें देना होगा कि एक डेटा डिपेंडेंट अप्रोच हमें चाहिए, एक इम्प्रूव फॉरवर्ड गाइडेंस चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर रिफॉर्म चाहिए। कंक्लूड करेंगे कि आरबीआई की कैलिब्रेटेड और बैलेंस स्टैंस ने इंडिया के ग्रोथ को इफेक्टिवली सपोर्ट किया है और इन्फ्लेशन को अंडर चेक रखा है। ठीक है, कुछ इस तरह से आंसर बनेगा। थोड़ा नया लग सकता है आपको आंसर, बट जब हम ऐसे 20-25 क्वेश्चंस ओवरऑल प्रैक्टिस कर लेंगे तब आप लोगों को इतना क्रिटिकल कुछ नहीं लगेगा। आंसर करते हैं। द आरबीआई एमपीसी हैज मेंटेन्ड अ कैलिब्रेटेड अप्रोच इन इट्स रीसेंट मीटिंग अक्टूबर से अप्रैल तक। ठीक है। एमपीसी फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग के साथ काम करता है ना, और सीपीआई इन्फ्लेशन हमें 4% रखता है, प्लस माइनस टॉलरेंस बैंड है 2% का। इन सारी मीटिंग में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स हुई है उन्होंने डिसाइड करा कि रेपो रेट को स्टेडी रखना है 5.25% पे। ये जो पॉज है ना रेट ईजिंग के अंदर, कि हमने रेट्स में चेंज नहीं करा, इट रिफ्लेक्ट्स अ बैलेंस्ड एंड कॉशियस रेस्पॉन्स टू डोमेस्टिक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एज वेल एज एमर्जिंग ग्लोबल हेडविंड्स। ये हेडविंड्स भी गवर्नर सर का यूज किया हुआ वर्ड है। आप इस तरह के वर्ड्स लिखेंगे ना, तो ये वो चीजें हैं जो एग्जामिनर आपके आंसर में ढूंढता है। अगर आपने ऐसी चीजें लिखी हैं तो उसे पता है कि आप पढ़कर आए हो, आपको पता है। साथ साथ ये चीज आपके इंटरव्यू के लिए भी इस तरह के वर्ड्स काम आते हैं। थ्रू दिस stance, RBI is carefully balancing the twin objective of supporting robust economic growth and keeping inflation under effective control. ठीक है। तो आरबीआई यहाँ पर दो काम कर रहा है, इन्फ्लेशन को अंडर इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल किया हुआ है और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस कर रहा है। पॉलिसी डिसीजंस में एमपीसी शिफ्टेड फ्रॉम एन अर्लियर ईजिंग साइकिल टू अ पॉज मोड। दिस रेपो वाज हेल्ड अनचेंज एट 5.2%। तो पहले क्या हो रहा था? पहले एक ईजिंग साइकिल चल रही थी कि रेट्स हमारे बढ़ते चले गए थे, डिपॉजिट रेट्स हमारे बढ़ते चले गए थे, फिर उसके बाद रेपो हमारा पॉज हो गया। उसके बाद से उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो ये जो है इट हेल्ड, हाँ बीच में हमारे रेट्स कम भी हुए थे। तब यहाँ पे जब हमने पॉज कर दिया, है ना, दिस डिसीजन वाज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय राइजिंग ग्लोबल अनसर्टेनिटीज
particularly escalating geopolitical tensions in West Asia. These conflicts push international crude oil prices higher, increasing imported inflation risk for India. ठीक है, ये जो हमारा वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इससे क्या हुआ, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा, इंडिया में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ा, सप्लाई चेन डिसरप्शन हुई बिकॉज ऑफ दीज टेंशंस, और बाकी भी जो ग्लोबल फैक्टर्स थे उन्होंने फर्दर कॉस्ट प्रेशर को इंक्रीज करा. न्यूट्रल स्टैंड जो आरबीआई का था, इट सिग्नल्स दैट आरबीआई इज नीदर एग्रेसिवली टाइटनिंग नॉर ईजिंग पॉलिसी बट रिमेन्स डेटा ड्रिवन एंड रेडी टू रेस्पॉन्ड फ्लेक्सिबली. तो आरबीआई शांत रहा. आरबीआई ने ना तो कोई जल्दबाजी करी, ना आरबीआई ने कुछ ज्यादा आराम दिखाया, ना तो आरबीआई ने ये बोला कि भाई जल्दी से रेट बढ़ा दो या फिर नहीं जल्दी से रेट कम कर दो. आरबीआई डेटा पे डिपेंड रहा. आरबीआई ने बोला डेटा मेरा क्या बोल रहा है, और उस डेटा के अकॉर्डिंगली आरबीआई रिएक्ट कर रहा है. Alongside this, the central bank continued liquidity management operations such as variable repo rate and reverse repo auction to ensure adequate liquidity in the banking system without fueling inflationary pressure. इस सब के साथ साथ आरबीआई ने लिक्विडिटी मैनेजमेंट का अपना ध्यान रखा. लिक्विड मैनेजमेंट ऑपरेशंस होते रहे जैसे वेरिएबल रेपो रेट ऑप्शंस, रिवर्स रेपो ऑप्शंस, सो दैट बैंकिंग सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी बनी रहे. लिक्विडिटी बनी रहेगी तो कोई इन्फ्लेशनरी प्रेशर नहीं आएगा. On the inflation front, headline CPI inflation shows mixed trend during the period, while core inflation excluding food and fuel ये stable रहा, moderated रहा. ना persistent food price pressure रहा due to erratic monsoon. Supply disruptions रही, global commodity shocks रहे, but overall risk हमारे elevate हुए. External supply shocks, especially the rise in oil import bills due to West Asian tensions, इसकी वजह से domestic inflation outlook थोड़ा सा complicate हुआ. आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया इन्फ्लेशन टू रिमेन विद इन द टारगेट बैंड बट हैज रिपीटेडली हाईलाइट द अपसाइड रिस्क फ्रॉम ग्लोबल फैक्टर्स. आरबीआई बार बार बोलता रहा कि इस तरह के रिस्क रहेंगे, बट आरबीआई ने जो भी अपना इन्फ्लेशन की टारगेटिंग रखी वो इंश्योर करी कि आपके इन्फ्लेशन बैंड के अंदर रहे, दैट इज 4% प्लस माइनस 2%. बाय मेंटेनिंग द रेपो रेट, द एमपीसी एम्स टू एंकर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन फर्मली एंड प्रिवेंट सेकंड राउंड इफेक्ट्स ऑन वेजेस एंड जनरल प्राइसेस. ये लैंग्वेज आपको एज इट इज रखनी पड़ेगी. अगर आपको कुछ ना समझ आए, आप उसे एज इट इज लिख के आपको याद करना पड़ेगा, या फिर आप इसको खुद से लिखने की कोशिश करिए. स्टेप्स आपको दिए हुए हैं. नाउ ग्रोथ कंसिडरेशंस, उन्हें इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई आरबीआई के रिसेंट डिसीजंस में. इंडियाज इकोनॉमी हैज डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस विद जीडीपी ग्रोथ रीचिंग अराउंड 8.2% इन Q2 of FY26, सपोर्टेड बाय रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग एंड हेल्दी डोमेस्टिक डिमांड. आरबीआई ने बोला कि जो पॉजिटिव मोमेंटम मिल रहा है और कंटिन्यूड सपोर्टिव मेजर्स हो रहे हैं थ्रू लिक्विडिटी टूल्स और अकोमोडेटिव पॉलिसी सिग्नल्स. क्रेडिट ग्रोथ ये गई हमारी प्रोडक्टिव सेक्टर्स में, ये हमारी हेल्दी रही. सेंट्रल बैंक ने बोला कि कोई प्री मैच्योर टाइटनिंग नहीं करनी है जिससे कि इन्वेस्टमेंट रुके या कंजम्पशन या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की दिक्कत हो. तो आरबीआई ने एक बैलेंस्ड अप्रोच रखी है ताकि इकोनॉमिक मूवमेंट हमारा सस्टेन रहे और एक्सटर्नल रिस्क को हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं. क्लियर. बट ये जो बैलेंसिंग का काम रहा ग्रोथ और इन्फ्लेशन का, इट कंटिन्यूज टू पोज सिग्निफिकेंट चैलेंजेस जैसे इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट ऑलवेज सीमलेस, पर्टिकुलरली व्हेन हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एड्स टू एग्रीगेट डिमांड. अब गवर्नमेंट तो स्पेंड कर रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बट आरबीआई को वहां मेंटेन करके रखना कि भैया इन्फ्लेशन को हम ज्यादा ना बढ़ने दें. The uncertain global outlook, including volatile energy prices, potential trade disruptions, and shifting monetary policies of advanced economies. This makes accurate forecasting difficult. अब इसकी वजह से हम तो फोरकास्ट कर पा रहे हैं क्योंकि हमें तो हर 2-2 महीने में करना है और हमारे लिए वो डिफिकल्ट होता जा रहा है. There are risks associated with both premature policy easing, which could stoke inflation, and delayed action, which might hurt growth prospects. तो आरबीआई को यहाँ पे बैलेंस बनाकर चलना है. In way forward, RBI should persist with data-dependent approach, regularly assessing incoming domestic and global data. Improved forward guidance would help markets, business, households plan more effectively. Complementary structural reform in agriculture, supply chain, logistics, and energy security. They are further essential to address supply side bottlenecks. Greater coordination with the government on fiscal consolidation would further enhance overall policy effectiveness. ये जो चीज़ है ना, ये जैसे बॉटलनेक वाला वर्ड आ गया. आप जब आरबीआई के गवर्नर्स की स्पीच वगैरह पढ़ोगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी दी हैं कुछ कुछ, और कुछ मैं 1-2 दिन में आपके साथ फिर शेयर कर दूंगा. जनवरी से अब तक की जितनी भी गवर्नर्स की, डेप्यूटी गवर्नर्स की स्पीचेस हैं वो आप लोगों को पढ़नी होंगी. वहां पे आपको ये वर्ड्स मिलते हैं. इन कंक्लूजन, आरबीआई का कैलिब्रेटेड और बैलेंस मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस रहा है एमपीसी मीटिंग्स में, और इफेक्टिवली सपोर्ट हुई है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल कीपिंग इन्फ्लेशन अंडर चेक. रेपो रेट को 5.25% पे होल्ड करके रखा हुआ है एमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जैसे कि वेस्ट एशिया टेंशन या सप्लाई शॉक. सेंट्रल बैंक ने अपना प्रूडेंट मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट दिखाया है.
सेंट्रल बैंक, यहाँ पे आरबीआई की बात हो रही है। दिस अप्रोच strengthens stability and lays a strong foundation for sustainable and inclusive growth in the Indian economy in the coming periods. अब इसमें कुछ ऐसा समझाने का नहीं है, तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट डायरेक्ट लैंग्वेज है, बेसिक इंग्लिश टू हिंदी आप लोग भी खुद करके समझ सकते हैं। कॉन्सेप्चुअली इसमें इतना नहीं है, बट डायरेक्ट डायरेक्ट आपको सिर्फ एमपीसी के स्टेटमेंट्स पढ़ने और कुछ नहीं करना है। वो एमपीसी के स्टेटमेंट्स भी मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा अप्रैल वाले। आई थिंक इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। आप लोगों को अगर वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि क्या आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग के बाद वो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं? क्या आरबीआई की वेबसाइट से आप लोग गवर्नर्स के, डेप्यूटी गवर्नर की स्पीचेस को पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं तो मेरे को बताइए, मैं शेयर करूंगा, और अगर पढ़ रहे हैं तो फिर मेरे को अलग से डाउनलोड करके शेयर करने की नीड नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।